हाय एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में मैकेनिकल ब्रांच वाले का, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को जो सप्लाई पावर मिलता है उसका वैल्यू कितना होता है, यानी डेट मीन्स यहाँ वोल्टेज के फॉर्म में पूछा गया है तो कितना वोल्टेज हम लोग के घर तक मिलता है। देखिए घर पे जो पावर हम लोग को मिलता है वो हम लोग को मिलता है वी फेज मिलता है, यानी फेज वोल्टेज हम लोग को मिलता है। बट जनरली जो घर पे जो पावर है वो मिलने से पहले जो ट्रांसफार्मर से जो निकलता है आउटपुट होता है वो क्या होता है, मेरा लाइन वोल्टेज होता है। लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का जो रिलेशन होता है वो कुछ इस तरह का होता है, लाइन वोल्टेज इक्वल टू √3 टाइम वी फेज। और लाइन वोल्टेज जो हम लोग को ट्रांसफार्मर से मिलता है वो कितना रेंज होता है उसका, 400 टू 440 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से वी फेज अगर हम निकालें तो वी फेज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा VL/√3। और अगर हम देखा जाए तो वी फेज का जो रेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई √3 एंड 440 डिवाइडेड बाई √3। तो ये दोनों के बीच का जो रेंज है, इसी रेंज में क्या मिलता है हम लोग को, आउटपुट वोल्टेज जो घर पे सप्लाई जो मिलता है वो हम लोग को मिलता है। और अगर इसको हम कैलकुलेट करें, अगर वोल्टेज कैलकुलेट करें तो वोल्टेज कैलकुलेशन देखिए कितना हो जाएगा। अगर 400 बाई √3 करेंगे तो वो हो जाएगा 230, और अगर 440 डिवाइडेड बाई √3 करेंगे तो वो कितना आएगा 250। दैट मीन्स जो सप्लाई पावर हम लोग के घर तक आता है उसको हम लोग देखें तो वो कितने से कितने के बीच रेंज के बीच हो गया, 230 टू 254 वोल्ट। जनरली राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग, इसको 50 वोल्ट तक लेके चलते हैं। इतने के बीच का जो है हम लोग को क्या मिलता है, फेज वोल्टेज मिलता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया डैश सिस्टम इज अडॉप्टेड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करने के लिए इंडिया में जो सिस्टम अडॉप्ट किया गया वो कौन सा है। देखिए जनरली जो ट्रांसमिशन और जो जनरेटिंग स्टेशन से क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर मेरा जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट होने के बाद उसको एक कंज्यूमर तक, रिक्वायर्ड कंज्यूमर तक हम लोग को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिकल पावर को भेजना पड़ता है। तो ये जो ट्रांसमिट करना जो हो गया जनरेटिंग स्टेशन टू कंज्यूमर के बीच का जो एरिया कहलाता है, ये मेरा क्या कहलाता है, ट्रांसमिशन कहलाता है। और ये ट्रांसमिशन दो पार्ट में, यानी इलेक्ट्रिकल पावर का यहाँ से यहाँ तक ट्रांसमिशन कहलाता है। ये दो पार्ट में डिवाइडेड, एक क्या कहलाता है मेरा ट्रांसमिशन और एक कहलाता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। दो पार्ट में डिवाइडेड है, यानी इलेक्ट्रिकल पावर को जो ट्रांसमिट करना है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक ट्रांसमिशन कहलाता है और दूसरा क्या कहलाता है मेरा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। तो ट्रांसमिशन दो तरह का होता है, एक प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। तो और दूसरा आगे मेरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इस दोनों के बीच का जो पावर वोल्टेज का अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है 66 किलो वोल्ट से मेरा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। 66 किलो वोल्ट से ऊपर का जो वोल्टेज है ये मेरा क्या किस में आता है, ट्रांसमिशन के अंदर आता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन इस दोनों वोल्टेज पे जो है, जो हाई वोल्टेज जो है जनरली वो अडॉप्टेड किया जाता है ट्रांसमिशन के लिए। तो वहाँ पे देखेंगे ट्रांसमिशन जो जनरली वो किया जाता है वो मेरा डेल्टा कनेक्शन में होता है। ट्रांसमिशन जो होता है मेरा जनरली जो यूज़ कर रहे हैं तो वो मेरा कैसे डेल्टा कनेक्शन में होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन एज पर द कंज्यूमर डेल्टा और स्टार कनेक्शन में हम लोग को मिलता है। ठीक है, तो यानी डिस्ट्रीब्यूशन में डेल्टा और स्टार दोनों हो सकता है। स्टार कनेक्शन में अगर हम देखेंगे तो इसमें 3 फेज 4 वायर हो जाता है, लेकिन डेल्टा कनेक्शन में अगर देखें तो इसमें 3 फेज 3 वायर ही रहता है। और ट्रांसमिशन के लिए जहाँ तक हम बात किए, ट्रांसमिशन के लिए क्या होता है हम लोग यूज़ करते हैं डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा में इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऑप्शन बी, 3 फेज 3 वायर। ठीक है, याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे 3 फेज 4 वायर, और 3 फेज 3 वायर जो है वो मेरा किस में होगा, डेल्टा कनेक्शन में, यानी वो ट्रांसमिशन में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है क्या इंक्रीज़ कर रहा है, तो इसमें वोल्टेज, करंट, पावर, फ्रीक्वेंसी। जनरली अगर लास्ट वीडियो लेक्चर में भी हम लोग देखे थे कि ट्रांसफार्मर जो है उसका टर्न्स रेशियो पे ये डिपेंड करता है। टर्न्स रेशियो डेट मीन्स करने के क्या हो गया, V1/V2 इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा N1/N2। ठीक है, तो और ये क्या होता है कि इसमें अगर देखा जाए तो करंट I2/I1 इतना हम लोग को मिलता है ट्रांसफार्मर में, ये सारे चीज़ मिलता है। जहाँ पर कि देखा जाता है कि ट्रांसफार्मर का जो इनपुट पावर और आउटपुट पावर अप्रॉक्सीमेटली सेम रहता है, स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट हो वो अलग बात है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली देखा जाता है वो क्या है मेरा, दोनों पावर जो है दोनों मेरा सेम रहता है। पावर को कांस्टेंट रखते हुए यहाँ पर से जो एक रिलेशन मेरा निकलता है कि वोल्टेज को अगर हम बढ़ाएंगे तो करंट मेरा जो है वो मेरा क्या होता है, डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, तो ये पावर को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। और जहाँ तक कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बोला जा रहा था, तो स्टेप अप डेट मीन्स यहाँ से सीधा क्या होता है कि वोल्टेज को हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे होते हैं। यानी स्टेप अप यानी डेट मीन्स स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो होता है मेरा वोल्टेज क्या होता है मेरा इंक्रीज़ करता है। वहीं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, वोल्टेज मेरा ये स्टेप डाउन के लिए, स्टेप डाउन में क्या होगा, वोल्टेज मेरा डिक्रीज़ करेगा और वहाँ करंट क्या होगा मेरा इंक्रीज़ करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन ट्रांसफार्मर
द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स शुड हैव, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ है वो कैसा होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फ्लक्स दैट मीन्स उसके लिए जो पाथ जो होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो उसे पूरा का पूरा एकदम बहुत हाई ज़्यादा अमाउंट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसे फ्लो करे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा अमाउंट में फ्लो करे उसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ेगा, एक लो रिलेक्टेंस पाथ हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, जिसको कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन आइडियल ट्रांसफार्मर द नो लोड प्राइमरी करंट आई नॉट, आइडियल ट्रांसफार्मर में नो लोड प्राइमरी करंट मेरा कैसा होगा। देखते हैं वोल्टेज और करंट का आइडियल करंट में रिलेशन देखते हैं। पहले हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, अगर वोल्टेज हम बोल रहे हैं कि ये मेरा वोल्टेज है V1, ये मेरा प्रोड्यूस वोल्टेज हो रहा है, और इस डायरेक्शन में मेरा फ्लक्स है। तो जिस डायरेक्शन में फ्लक्स होता है वहाँ पे हम लोग को एक मिलेगा मैग्नेटाइजिंग करंट, जिसको कि IM बोलते हैं, और वोल्टेज जिस डायरेक्शन में रहता है उस डायरेक्शन में हम लोग को एक करंट मिलता है, जिसको कि हम लोग कोर लॉस IC करंट बोलते हैं। और इस दोनों का वेक्टोरियल सम क्या कहलाता है, मेरा I0 कहलाता है। इस दोनों का वेक्टर जो सम होगा ये मेरा वैल्यू देगा एक I0, प्राइमरी नो लोड करंट ये हम लोग को मिलता है। ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिकल करंट की बात है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर की बात है। अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें कि तो आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या होगा, जो ये लॉस हो रहा है आइडियल ट्रांसफार्मर में, जो ये मेरा कोर लॉस है ये मेरा जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो डेट मीन्स इसका जो फेजर डायग्राम है कुछ इस तरह का हम लोग को दिखेगा। IC मेरा जीरो हो गया, IC जीरो हो गया, डेट मीन्स I0 जो है वो मेरा किधर चला जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट के तरफ चला जाएगा, यही मेरा I0 हो जाएगा। और क्यों आइडियल केस में, आइडियल की जहाँ तक की बात करते, कोई भी चीज़ आइडियल अगर बोल रहे डेट मीन्स उसमें लॉसेस जो है वो मेरा जीरो है। IC जो है ये मेरा लॉस प्रोवाइड ये डिनोट कर रहा है। किस चीज़ का लॉस डिनोट कर रहा है, ट्रांसफार्मर का जो कोर लॉस होता है उसको डिनोट करता है। ठीक है, और कोर लॉस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि आइडियल केस में क्या होगा, मेरा जीरो, ये मेरा आइडियल केस है। आइडियल केस में कोर लॉस मेरा जीरो होगा, तो उस टाइम पे जो हम लोग को I0 नो लोड करंट दिखेगा वो वोल्टेज से, जो वोल्टेज है वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करते हुए दिखेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन है वो मेरा हो जाएगा, देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए क्या दिया हुआ है, लैग्स बिहाइंड 90 डिग्री लैग्स बिहाइंड V1 बाई 90 डिग्री। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज एप्लीकेबल टू, लेफ्ट हैंड रूल जो है फ्लेमिंग का वो किस में एप्लीकेबल है, जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर या दोनों में, दोनों कौन सा, A और B में, दोनों में। तो इसके लिए जो हम लोग देखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देख लेते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल ये क्या करता है, तो लेफ्ट हैंड रूल में जो है ये थंब जो है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, और फर्स्ट फिंगर ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, और मिडिल फिंगर जो है ये डिनोट करता है करंट का। और लेफ्ट हैंड रूल जो है इसका हम लोग जनरली यूज़ करते हैं किसमें, मोटर में, मोटरिंग एक्शन के लिए। और राइट हैंड जो है इसका हम लोग यूज़ करते हैं किसमें, जनरेटिंग एक्शन में। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा मेरा, फ्लेमिंग हैंड रूल जो है, लेफ्ट हैंड रूल जो है ये मेरा एप्लीकेबल होता है किसमें, मोटरिंग एक्शन में। अगर जनरेटर यहाँ पे लिखा होता है तो जनरेटर के लिए हम लोग क्या देखेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रोड इज अ पीस ऑफ वायर और रॉड ऑफ, किस चीज़ का बना होता है, मेटल एलॉय और नॉन ऑफ दिस। देखिए रॉड जो हम लोग यहाँ पे जो यूज़ करते हैं, जो भी मेरा इलेक्ट्रोड रॉड जो होता है वो दोनों चीज़ का बना होता है कि कौन कौन सा, मेटल और एलॉय। होता क्या है कि जिस मेटल का हम लोग वेल्डिंग जिस चीज़ का भी करना होता है तो उस चीज़ पे हम लोग कहते हैं सेम मेटल का हम लोग इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो और इलेक्ट्रोड के ऊपर एलॉय लगा होता है। तो डेट मीन्स जो रॉड हम लोग को मिलता है वो मेटल का भी होता है और एलॉय का भी होता है। तो इसमें जो ऑप्शन जो है मेरा सी, दोनों ए मेटल और एलॉय दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पोर्ट वेल्डिंग इन इज़ अ फॉर्म ऑफ, स्पोर्ट वेल्डिंग जो है किस फॉर्म का होता है, ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन देखते हैं। बट वेल्डिंग, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग। देखिए जो रेसिस्टेंस वेल्डिंग, इसका सही ऑप्शन है रेसिस्टेंस वेल्डिंग। रेसिस्टेंस वेल्डिंग मेरा 3 तरह का होता है, कौन कौन सा होता है मेरा, फर्स्ट है मेरा बट वेल्डिंग, नेक्स्ट है मेरा स्पोर्ट वेल्डिंग, और उसके बाद एक और है मेरा सीम वेल्डिंग। ये 3 तरह का मेरा रेसिस्टेंस वेल्डिंग होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ऑप्शन में ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट वेल्डिंग किसके अंदर आता है, किसके अंदर आ जाएगा मेरा, रेसिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिस्टेरेसिस एंड ईडी करंट लॉसेस आर यूज्ड इन, हिस्टेरेसिस और ईडी करंट लॉस जो है हम लोग किस में यूज़ करते हैं, रेसिस्टेंस वेल्डिंग, इंडक्शन हीटिंग ऑफ स्टील, डाई इलेक्ट्रिक हीटिंग और इंडक्शन हीटिंग ऑफ ब्रश। देखिए हिस्टेरेसिस और ईडी करंट लॉसेस जो है ये हम लोग को मिलता है इंडक्शन हीटिंग में।
इंडक्शन हीटिंग देखिए ऑप्शन 2 है, एक यहाँ पे बी और सी। और इंडक्शन हीटिंग जो है जनरली हम लोग जो लेते हैं कि मेटल, जितना भी मेटल है, स्टील हो या अदर जितना भी मेटल हो, सारे को हम लोग क्या करते हैं, हीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी और डी ये दोनों मेरा सही होगा। 9 का ऑप्शन क्या हो गया, बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। इन इंडक्शन मोटर एन इंडक्शन मोटर वर्क्स विथ, इंडक्शन मोटर जो है किसके साथ भी वर्क करता है, तो इंडक्शन मोटर ओनली एसी सप्लाई पे वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द रोटर ऑफ स्टेपर मोटर हैज़, स्टेपर मोटर का जो रोटर है उसमें क्या क्या चीज़ होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नो में दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, स्टेपर मोटर में जनरली जो है ना ही वाइंडिंग होता है, ना ही उसमें कम्यूटेटर होता है, ना ही ब्रश होता है यहाँ। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ यूनिवर्सल मोटर इज़ वन विच हैज़, यूनिवर्सल मोटर क्या होता है कि यूनिवर्सल वैसा मोटर को बोला जाता है, यूनिवर्सल मोटर जो कि एसी और डीसी दोनों पे वर्क करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द लॉसेज दैट अकर इन एन इंडक्शन मोटर आर, इंडक्शन मोटर में जो लॉसेस है वो क्या कहाँ अकर होता है, तो ये ऑप्शन देखिएगा, स्टेटर कॉपर लॉस, स्टेटर आयरन लॉस, रोटर कॉपर लॉस, ये तीनों जगह होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ आर्मेचर शुड बी, आर्मेचर का जो है इंटरनल रेसिस्टेंस शुड बी क्या होना चाहिए, वेरी लो, ताकि उसमें जो लॉसेज जो है वो मेरा क्या हो, कम हो, और आउटपुट जो हमको मिले वो अप्रॉक्सीमेट, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन जो है, रेटमेंस एफिशिएंसी जो है उसका ज़्यादा हम लोग को मिले। इसके लिए क्या करते हैं, रोटर का जो आर्मेचर है, आर्मेचर का रेसिस्टेंस हम लोग क्या रखते हैं, कम रखते हैं। द एनर्जी मीटर का जो रोटेटिंग डिस्क होता है वो क्या चीज़ का बना होता है, तो एनर्जी मीटर का जो रोटेटिंग डिस्क है वो मेरा बना होता है एल्युमिनियम का। इसका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मेन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट, इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट होने का मेन कॉज क्या है, तो इसमें देखिएगा वर्किंग विथ लाइव इक्विपमेंट, ऑप्शन नंबर डी ये मेरा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर, फायर को बुझाने के लिए हम लोग कौन सा गैस का यूज़ करते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ डन फॉर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो किस चीज़ के लिए किया जाता है, किसके यूज़ के लिए किया जाता है, तो इसमें सही ऑप्शन जो है वो मेरा क्या चीज़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दीज। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है जनरली हम लोग जो भी मेटल के ऊपर जो बॉन्ड होता है उसको हटाने के लिए करते हैं, फिर मेटल का जो क्रोजन यानी उस पर जो जंग फूंक लगा हो उसको हटाने के लिए भी करते हैं, मेटल में थोड़ा शाइनिंग आ जाए इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द ट्रैक्शन मोटर यूज्ड इन ट्रामवे, ट्रैक्शन मोटर, जो ट्रैक्शन मोटर से कहने का मतलब ये हो गया कि जो हम जनरल वे में हम लोग बोले जाते हैं कि जो हम लोग ट्रेन जो यूज़ कर रहे हैं, यानी जो ट्रेन चल रहा है तो ट्रेन में जो हम लोग मोटर यूज़ करते हैं वो कौन सा है, तो जनरली जितना भी ट्रेन है, ट्रेन पे जो हम लोग यूज़ करते हैं मोटर वो कौन सा होता है, मेरा डीसी सीरीज़ और मोटर होता है। ट्रैक्शन में जहाँ पर भी देखने को मिले, ट्रैक्शन में जो भी होगा वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डीसी सीरीज़ मोटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिक फैक्टर ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज़ डिफाइंड एज, पिक फैक्टर जो है अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वो मेरा क्या कहलाएगा, तो पिक फैक्टर क्या कहलाता है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू द आरएमएस वैल्यू, ये मेरा क्या कहलाता है, मेरा पिक फैक्टर कहलाता है।